अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5 पढ़ लिया है आई कैप की बुक का और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के देखे जाए तो 4 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। 6, 7 को हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि कल भी मैंने बताया था कि पहले हम एक और तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी पढ़ लें, क्योंकि वो भी जो आज पढ़ने जा रहे हैं ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इन सब के ऊपर, चाहे वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स हों, चाहे वो जो कल पढ़े हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो हों, या जो आज पढ़े हैं जिनको क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, ये हों, सब के ऊपर आपकी इन्फोर्सबिलिटी वगैरह वैसे ही है जैसे कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स की होती है। ठीक है जी, तो इसलिए इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ा सा क्विकली अगर रिकैप कर लें हम कल के लेक्चर का, तो कल हमने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 5 पढ़ा था। वैसे तो इसके साथ तो नहीं रिलेट कर रहा, लेकिन हमें वो भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि जी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जी अगर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, प्लेन कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि सिर्फ डिपेंड कर रहा है किसी इवेंट के होने या ना होने के ऊपर, तो भाईजान फिर इसको हम क्या कहेंगे, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। और इसमें फिर हमने कल उसके रूल्स भी पढ़े हैं कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा हो किसी चीज़ के इवेंट के हैपनिंग के ऊपर, होने के ऊपर, तो उसमें भी हो सकता है टाइम का एलिमेंट भी हो बीच में, और हो सकता है कि टाइम का एलिमेंट ना हो, ओपन भी हो चीज़। और इसी तरह फिर अगर नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसमें भी हो सकता है कि टाइम भी स्पेसिफाई किया हो, यार इतने देर के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, या ओपन भी छोड़ा हो कि कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कल डिस्कस की हैं, उसके रूल्स वगैरह कुछ डिस्कस किए हैं। उसमें बेसिक बुनियादी बात यही है कि आपने उसको जो आपको होम असाइनमेंट भी दी थी मैंने करने के लिए, होपफुली आपने की है। अभी तक जिन्होंने नहीं की वो भी सारे करके लाजमी सबमिट करवाएं, वही क्रक्स है आपकी तैयारी का। और इस बार बड़ा फेवरेट है इस अटैम्प्ट का, हो सकता है कि उसमें से लाजमी 4-5 नंबर का क्वेश्चन आए, तो प्लीज़ ज़रा उसको कंसिडर करें चीज़ों को। अच्छा जी, आज हम करने जा रहे हैं डिस्कस क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? चैप्टर 8 है क्वाज़ाई। क्वासी नहीं इसको बोलना, वैसे बोलने को तो चाहे बोल लें, लेकिन क्योंकि पेपर में तो लिखना ही है, लेकिन ऑब्वियसली हमें लीगल टर्म्स का जो सही उसके प्रोनाउंसिएशन है वो हमें सही आनी चाहिए। तो क्वाज़ाई इसको बोला जाता है। अच्छा, क्वाज़ाई से मुराद, ये क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगा, इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वर्ड यूज़ होता है। क्वाज़ाई, या इसको ना कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक दूसरी टर्म है कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, क्वाज़ाई या कंस्ट्रक्टिव से मुराद होता है कि भाई ये प्रॉपरली तो कोई चीज़ नहीं बनाई गई थी, मतलब है कि जब ये चीज़ हुई है, अक्कर हुई है, जब ये पैदा हुई है चीज़, तो उस वक्त तो ये तमाम अपने उस रेलेवेंट लवाजमार के साथ पैदा नहीं हुई, लेकिन बाद में देखते हुए कि यार इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इसको किसी तरह से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट के साथ मिला दिया गया। ये इसका क्वाज़ाई का मतलब है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की अभी बात नहीं करें। क्वाज़ाई का मतलब क्या है कि भाई ये ओरिजिनली ये किसी प्रॉपर शेप में चीज़ पैदा नहीं हुई थी, एक रिलेशन था, ठीक है, उसको बाद में आपने करीब तरीन उसके जो कॉन्सेप्ट था उसमें आपने इसको मिला दिया, इसको कहते हैं क्वाज़ाई। अब इसके साथ आगे की चीज़ लग सकती है, तो हम पढ़ रहे हैं क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, तो हम ये कह सकते हैं क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट एक कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि प्रॉपर ऑफर, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, ये वो जितना भी पढ़ा है हमने डिटेल में, उसके रिजल्ट में ये नहीं बने। कोई ऑफर नहीं हुई प्रॉपर, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई, कोई फ्री कंसेंट, इस तरह की बहस ही नहीं हुई। सिंपल 5 तरह की सिचुएशंस हैं। कितनी तरह की? 5 तरह की सिचुएशंस हैं, 5 तरह के सर्कमस्टांसेस हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि यार जो 5 तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, मुझे लगता है कि इनके ऊपर ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़े से ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह के लग रहे हैं। बेशक प्रॉपर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, लेकिन वो कहते हैं मुझे ना इनको पढ़कर लगता है कि इनमें जो कंस्ट्रक्टिव एक एलिमेंट था कॉन्ट्रैक्ट बनने का वो मौजूद है। तो उसने भाई 5 सिचुएशंस आपके सामने रखी हैं, इसलिए वो इस चैप्टर का नेम क्या है? नेम आप पढ़ें, सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे रिश्ते, ऐसे रिलेशंस पार्टीज के दरमियान जो कि रिजेंबल कर रहे हैं यार कि ये तो इस तरह के हैं जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में ये बने हैं। तो वो कहता है कि यार फिर मैं भी इसको, बेशक आपने ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह करके नहीं बनाया, फिर भी मैं इसको क्या समझ लूँगा? कॉन्ट्रैक्ट ही समझ लूँगा। और गल आई है समझ
इसको क्या बोलते हैं, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, पेपर में इस टर्म के साथ भी आ सकता है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 असल में बेयर लॉ है, मतलब कि असल में जो कानून है, बुक नहीं कानून की बात कर रहा हूँ, कानून के अंदर कंस्ट्रक्टिव के नाम से, क्वाजाई के नाम से नहीं है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। तो ये हमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी तमहीद ज़रूरी थी। आ रहे हैं ज़रा क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। वो कहते हैं इन सर्टेन सिचुएशंस द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पोजेज ऑब्लिगेशंस ऑन अ पर्सन इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ होता पहले आपका। ये 5 सिचुएशंस पढ़ेंगे, बार बार कह रहा हूँ 5, इसके आगे लिख लें क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग है, आगे लिखे 5 एग्जाम्पल्स या 5 कॉन्ट्रैक्ट्स, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये, छठा कोई नहीं है। इसमें से 1-2 हमने पहले पढ़े हुए हैं, समझ आ जाएगी आपको जल्दी, कि वो जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त वो बेसिकली ये था कि असल में तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता था किसी वजह से, वो आप खुद बताएंगे कि वजह क्या थी, लेकिन यहाँ पर उसको कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, वो कह रहा है इन सर्टेन सिचुएशन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पोजेज ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, दीज ऑब्लिगेशंस रिजेंबल दोज एज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑब्लिगेशन, जो जिम्मेदारी ड्यूटी लगा दी गई है कानून की तरफ से, वो ऐसी समझी जाएगी जैसे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट आपने नहीं किया था। These are called quasi or constructive contract. The concept of quasi contract is that of a contract that should have been formed even though in actuality it was not. वो कहते हैं कि quasi contract का मकसद ये है कि यार असल में ये होना चाहिए था, आपने नहीं कॉन्ट्रैक्ट बनाया लेकिन आपको बनाना चाहिए था। अगर आपने नहीं भी बनाया तो मैं बना देता हूँ ऑटोमेटिकली। इसको क्या कहते हैं, quasi contract कहते हैं। 5 एग्जाम्पल्स हैं भाई इसकी, सिंपल। कितनी है? अच्छा, जब भी इस तरह की चीज़ें आती, जैसे पहले भी वो वॉइड एग्रीमेंट्स आए, उन्होंने जगह जगह लिखे होते थे, मैंने आपको क्या कहा था, इकट्ठे लाइन में लिखने, ताकि आप इसको पढ़ें तो आपको याद हो ना, स्पीड में पढ़ें। तो आप लोगों पर रन डाउन भी मौजूद है ना बिजनेस लॉ के, मैंने व्हाट्सएप मैंने किए हुए हैं। व्हाट्सएप पे नहीं भी आपको मिले तो आप वो आपका स्टडी मटेरियल सारा उधर गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है, कैप 4 रन डाउन बिजनेस लॉ के, ठीक है। वो उसका मकसद क्या है, वो 30 से 31 पेजेस के शॉर्ट नोट्स हैं। उनका पर्पस पहले सुन लें, सिर्फ और सिर्फ उनका पर्पस रिवीजन है, उनका पर्पस याद करने के पास होना नहीं है। सिर्फ उसको याद करके चले जाओ कि भाई पेपर फेल हो जाना, मैं अभी कह रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई इतना वो नहीं बनता कि मैं आपको गारंटियाँ देता फिर, मैं तो बल्कि डिस्करेज करता हूँ इन चीज़ों को। मैं सिर्फ इसलिए वो बनाई है कि आपने अगर 1-1.5 घंटे में, मैक्सिमम 2 घंटे में पूरी की पूरी बुक रिवाइज करनी हो ना, इस एंगल से कि यार मुझे ये आते हैं कि नहीं आते, आप उससे कर सकते हैं। उससे शॉर्टेस्ट नोट्स पॉसिबल नहीं है, हो सकते हैं पॉसिबल, बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मेरी नज़र में पॉसिबल नहीं है। मैंने काफ़ी उसके ऊपर एफर्ट की है, बार बार उसको रिवाइज़ किया है, छोटी छोटी चीज़ें उसमें से निकाली हैं ताकि सिर्फ टू दी पॉइंट रह रहे। क्योंकि मेरा फोकस क्या था, मेरा फोकस ये था जो मेरा अपने टाइम पे फोकस होता रहा पेपर देते हुए, और जाहिर है हर बंदे की अपनी अप्रोच है। मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिल सकती है। मेरी यही अप्रोच होती रही कि यार पहले सिलेबस वगैरह कवर्ड है सारा अच्छी तरह, एंड पे जाके मैं सिर्फ बुलेट्स पॉइंट्स में पढ़ता जाऊँ चीज़ें। अगर बुलेट पॉइंट्स में मुझे कोई ऐसी बुलेट नज़र आ जाए यार ये क्या लिखा मुझे नहीं आता, रन डाउन जो है वो मुझे उसका कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे होंगे, मुझे कॉन्सेप्ट के लिए बुक पे आना पड़ेगा, या अगर ये लेक्चर रिकॉर्डेड अवेलेबल है मुझे उस लेक्चर को जाकर सुनना पड़ेगा। रन डाउन मेरी क्या हेल्प करेंगे कि बजाय इसके कि बीच बीच में मैं चीज़ें ढूंढ के पढूं, वो मुझे एक ही पेज के ऊपर पूरा चैप्टर छाप के दे देंगे। आइए बात समझ। तो भाई 30-32 पेजेस के अंदर आपकी कोशिश की गई है पूरे जो बुक है उसको निचोड़, उसका जो है समरी वो आपको प्रोवाइड की जाए। आपने उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए पढ़ना है। चैप्टर पढ़ा करें, जिस दिन टेस्ट हो उससे पहले आप टेस्ट से वो लाजमी हो देखें, इंशाल्लाह आपको खुद ही समझ आने लग जाएगी वो किस हद तक फ़ायदा देते हैं और किस तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है। अब्यूज़ करेंगे आपका नुकसान होना। मैंने तो सिंपल आपको सीधा डिस्क्लेमर दे दिया है कि उसकी बेस पर पास नहीं हो सकते, ठीक है। ये जिन लोगों ने मेरे I2P के रन डाउन यूज़ किए हुए हैं पब्लिकली, क्योंकि अब तो ये जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी मेरे हाल में वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ही वो चल गए। और जो लेक्चर्स थे, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट डाले थे, तो उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने फिर रन डाउन भी लिए हैं, तो उनको भी आइडिया होगा कि उनका पर्पस क्या था, उनका यूज़ करके किस तरह लिया जा सकता है फ़ायदा। इसी तरह भाई ये भी है। चले खैर, वो भाई उधर स्टडी मटेरियल में मौजूद है, ठीक है, आपने देख लेने। अच्छा तो 5 तरह के सर हैं, आप 5 ऊपर हेडिंग वगैरह को डाल के 5 इकट्ठे लिख लें, ठीक है। ये इस तरह 5 लिख लें ताकि आपको बीच बीच में ढूंढ के पढ़ना होता है ना, वो फिर मुश्किल हो जाती है। तो भाई क्या है, सबसे पहला है सप्लाई, ये पढ़ते हैं सारे, सप्लाई ऑफ, ये एक दिन का चैप्टर है, आज ही सारा हो जाना है। नेसेसिटीज टू माइनर अनसाउंड माइंड और देयर
डिपेंडेंट्स याद है, नवी गल तो कोई नहीं है, पहले पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है। जब हमने पढ़ा था कौन सी पार्टी से इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हमने कहा था माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पे हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी कि भाई ये वो ऐसा एक एग्रीमेंट है जो कर सकता है। अब देखें असल में तो कानून मना कर रहा है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करो, ये वाला हो रहा है। अब देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा होगा जिस टाइम पे, उस वक्त तो उसको लग रहा होगा ना यार माइनर के साथ तो ये तो वॉइड हो जाना है, लेकिन कानून ने कहा कर ले यार कोई नहीं, मैं हूँ तेरे साथ खड़ा हुआ, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। खैर पढ़ते हैं इसको। सप्लाई नेसेसिटीज टू माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन और देयर डिपेंडेंट, इसको आप अगर करते हैं, फिर आपका आ गया जी दूसरा, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी, ये एक न्यू चीज़ आ गई है, इसको पढ़ते हैं। इंटरेस्टेड पार्टी वर्ड अहम है, इंटरेस्टेड होना लाजमी है। देन आपका क्या है जी, पर्सन, या इसको सिंपल कर लो, बेनिफिटिंग, फ़ायदा लेना, ठीक है, फ्रॉम नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट, किसी के नॉन ग्रेचुइटस, ग्रेचुइटस का मतलब क्या होता है, मुफ्त में, शुक्राने, मतलब सिर्फ थैंक यू बोल दो भाई। नॉन ग्रेचुइटस का मतलब उसका मकसद शुक्र लेना, थैंक यू लेना नहीं था, उसका मकसद था पैसे लेना, ठीक है। तो ये भी हमने पहले एग्जांपल देखी हैं, इसको भी कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। देन आपका क्या है भाई, हाँ, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, गुमशुदा चीज़ें अगर मिल जाए, लब्बी चीज़ खुदा दी, वो क्या एक लाइन पंजाबी में बोलते होते हैं, लब्बी चीज़ खुदा दी, आगे पता नहीं कोई डायलॉग था, तो मतलब कि वो जो चीज़ मिल गई है वो अल्लाह की है और अल्लाह ने हमें दे दी है और हमारी है, नहीं भाई नहीं, दुनिया का कोई भी कानून आपको उस चीज़ का मालिक नहीं बना देता है, ये इसमें पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, ठीक है। बल्कि अगर आप चीज़ उठा लेंगे आप तो पढ़ने पड़ जाएंगे और मुसीबत में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एक ये भी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, पेमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक, अगर गलती से कोई शख्स आपके पास कोई पेमेंट कर जाए या चीज़ें डिलीवर कर जाए तो ये भी आपका और उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पढ़ा हुआ है ना, कहाँ पे पढ़ा था, फ्री कॉन्सेंट वाले चैप्टर में एंड पे जाके मिस्टेक के बाद हमने पढ़ा था ना मिस्टेक में, कि भाईजान अगर कोई गलती से आपको कोई शख्स पेमेंट कर गया, आपके पेमेंट नहीं बनती थी, आपको देगा, या जैसे मैंने एग्जांपल दी थी फूड पैंडा वाली, साथ वाले का पिज़्ज़ा था, मुझे देगा, क्या होगा, मुफ्त में खा जो, नहीं नहीं, वो कहेगा भाईजान क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपका उसके साथ, आपने बेशक ऑर्डर नहीं किया था, ऑफर एक्सेप्टेंस कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फंस गए हो, क्यों खाया उसको, यूज़ कर लिया ना आपने गलती से, बेशक वो दे गया था बंदा। तो भाई ये 5 सिचुएशंस हैं, पहले तो इन सिचुएशंस को याद करना अहम है, मान लिए कि 5 सूरत हाल हैं जिनमें प्रॉपर ऑफर एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला, कंसिडरेशन का तय होना, टाइम प्लेस वगैरह तय कुछ भी नहीं हुआ। 5 वाक़यात हुए हैं, कानून ने कहा भाई मेरी नज़र में ये वाक़यात क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, और जिस तरह एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाता है उसी तरह से होगा, सारा कुछ उसी तरह से होगा, ठीक है। अच्छा अब इन 5 सिचुएशन में ना आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे, ठीक है, 5 सिचुएशन में एक चीज़ कॉमन ये होगी, एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया हुआ है, दूसरा फंस गया, अब दूसरे को बाउंड कर दिया गया है, एक तरफ से परफॉर्मेंस हो गई है, अगर कुछ भी हुआ ही कुछ नहीं है तो फिर उसके बेस पे तो ना कॉन्ट्रैक्ट बनना। यहाँ पे बेसिकली पता क्या है, कानून ने ना तहफ़्फ़ुज़ दिया है एक बंदे को, कानून ने परफॉर्मर को या प्रोमिसर को आप कह लें, कानून ये कहता है यार प्रोमिसर ने बेचारे ने कभी उसने माइनर समझ के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये अभी नहीं समझ आएगी, बाद में कर लेते, जैसे कभी उसने वैसे ही कोई काम कर दिया लेकिन उसका मूड ये था यार, या उसका दिल था कि मुझे पैसे देगा बंदा, बगैर कहे काम कर दिया, या उसको कोई चीज़ मिल गई है बेचारे को, उसने कोई चीज़ संभाल के रख ली है, ठीक है, या क्या हुआ है कि उसके पास गलती से चीज़ें आई, मतलब एक चीज़ हुई है, अब दूसरे को बाउंड करना है इसके केस में, तो कानून बीच में हरकत में आया, तो कानून आपको पता है जब हरकत में आता है तो फिर कोई ना कोई हल निकाल लेता है। तो ये सारी सिचुएशन है, 5 एग्जांपल्स हैं, 5 एग्जांपल या 5 तरह के सिचुएशंस हैं जो कि रिजेंबल करती हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ। चलें जी पहले नंबर पे आगे, सप्लाई ऑफ नेसेसिटी, और आता है हमें पहले से ही, सिर्फ इसको रिवाइज करना है। इफ़ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और ब्रैकेट में बताया हुआ है इनकैपेबल से मुराद क्या, माइनर और अनसाउंड माइंड की बात हो रही है, इसका मतलब है कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं इफ़ अ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये भी लिख सकते हैं, इफ़
अ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और एनी वन या इनमें से कोई भी होम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, या इनमें से कोई जिसको उसने लीगली सपोर्ट करना था, मतलब कि उसका डिपेंडेंट। तो आप यहाँ पे ये लिख लें, इफ अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और हिज और हर डिपेंडेंट, ये लिख लें। ठीक है जी, बात सादा होगी ना। माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या उनका कोई डिपेंडेंट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, मतलब है कि बेसिक नेसेसिटीज द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाई, जिस बंदे ने सप्लाईज दी हैं, इज इंटाइटल्ड टू बी रीएम्बर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। देखें पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी, हमने क्या कहा था कि भाईजान माइनर अनसाउंड माइंड वगैरह पर्सन के साथ जिसका उस वक्त माइंड अनसाउंड का है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सच कॉन्ट्रैक्ट और सच एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो है। लेकिन हमने फिर कहा कि यार अगर इस तरह करने लग जाए तो भूखे मरने लग जाएंगे ये बेचारे, इनको अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी चीज़ की तो कोई करेगा ही नहीं। तो अगर किसी बंदे ने बेसिक नेसेसिटीज़ दे दी, बुनियादी ज़रूरियात दे दी, कोई दवाई शवाई होगी, कोई आपके खाने की चीज़ होगी, कोई सर्दी लग रही थी, कोई कपड़े दे दिए, मतलब आपको सर्कमस्टांसेस समझ आ जाएंगे कि बुनियादी ज़रूरत है, माइनर को दिए या माइनर या दूसरा कोई अनसाउंड माइंड पर्सन उसको दिए या इन दोनों में से किसी के डिपेंडेंट को दे दिए, तो भाई जो देने वाला है उसको भी तो थोड़ा सा बचाओ ना। उस गरीब का क्या यही कसूर हो गया कि उसने क्यों इनको चीज़ें प्रोवाइड की हैं? तो कानून कहता है कि यार भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट थे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था, लेकिन मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट ही समझूंगा, मैं इसको क्या कहूँगा, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, मैं इसको कहूँगा क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। उनकी हेल्प करने वाले शख्स, आपको मैं इख्तियार देता हूँ कि आप इस माइनर पर्सन या अनसाउंड माइंड पर्सन की स्टेट में से, की प्रॉपर्टी में से निकलवा सकते हो पैसे, सिर्फ प्रॉपर्टी या स्टेट में से, पर्सनली लायबल नहीं उनको ठहरा सकते। पर्सनली का मतलब केस नहीं कर सकते भाईजान तो हमारे पास है ही कुछ नहीं, पैसे निकालो, नहीं नहीं, उनके पास जितने हैं वो ले लो। आपने 10,000 की चीज़ें बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड की हैं, उनके पास 8,000 निकला, बस यार 8,000 2,000 रुपया अल्लाह की राह में आपने माफ़ कर दिया, कानूनी तौर पर आप नहीं ले सकते, अल्लाह आपको उसका अजर देगा बेशक। आगे समझ। एग्जाम्पल देखें, हबीब सप्लाइज नेसेसरीज टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ अरसलान अ माइनर। अच्छा वाइफ कहाँ से आ गई उसकी ये देखो एग्जाम्पल बनाने वाला ना, अब पता क्या होता है, कई बार जब हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसका फोकस होता है मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो बाकी के कॉन्सेप्ट कई बार हिला जाता है। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा, हबीब सप्लाई नेसेसरीज टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ अरसलान अ माइनर, माइनर के बच्चे भी हैं और बीवी भी है, उनको उसने प्रोवाइड कर दी। तो आप यहाँ पे क्या बंदा आपके ऑफ माइनर की जगह अनसाउंड माइंड कर लो तो आपका पुराना कॉन्सेप्ट भी सही रहे, वरना हमने सबसे पहले यही पूछा सर माइनर की शादी कैसे हो सकती है। ठीक है, अब लॉजिकली तो एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए आई कैप को बनाते हुए एग्जांपल्स भी, कि भाई बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी मैं ना हिलाऊं, लेकिन वो कई बार ये होता है ना कि वो भूल जाता है पहले कुछ और क्या थी, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के। यहाँ पे मकसद क्या था, माइनर के बच्चों को या डिपेंडेंट को नेसेसिटीज देना वैलिड है, ये समझाना, उन्हें समझा देती है किसी भी तरह। हबीब कैन रिकवर, तो भाई समझ आ गई है ना, खैर ठीक है कि ये सीन है। अच्छा एग्जाम्पल 2, हबीब सप्लाइड अ कोट विद डायमंड बटन्स टू अरसलान अ माइनर। अरसलान साहब एक माइनर है, हबीब ने डायमंड बटन्स वाला कोड उसको, भाई डायमंड बटन कौन सी बेसिक नेसेसिटी है, ये कोई क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है यहाँ पे, बल्कि हम ये लिखेंगे एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो होता है जी एग्रीमेंट विद अ माइनर, आप पैसे नहीं रिकवर कर सकते, दैट्स इट, खत्म। बेसिक नेसेसिटी तो है ही नहीं, बेसिक नेसेसिटी होती तो इधर आना था। आगे आगे अ माइनर परचेज 11 कोर्स, 11 कोर्स उसने खरीद लिए हैं। ही हैड सफिशिएंट लॉस एट दैट टाइम, उसके बाद पहले से भी कोर्स थे, तो भाई यहाँ पर भी हम ये कहेंगे जी एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। 11 परचेजिंग 11 कोर्स इज नॉट बेसिक नेसेसिटी फॉर अ माइनर, उसके लिए बेसिक नेसेसिटी या बेसिक नेसेसिटी नहीं है भाई, वो उसको आप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, आप माइनर से पैसे नहीं निकलवा सकते, क्यों किया उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट। आगे आ गया, आजम सप्लाइज हबीब अ ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक आपको पता है अनसाउंड माइंड पर्सन है, विद नेसेसरी सूटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, भाई उसने उसको चीज़ें दी हैं बेसिक नेसेसरी, तो उससे पैसे निकलवा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेट से, उसकी प्रॉपर्टी से। आगे वसीम सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ सईद अ ल्यूनेटिक, सईद का कोई वाइफ और चिल्ड्रन है जी, उनको उसने प्रोवाइड किया तो वो भी निकलवा सकता है, डिपेंडेंट है। अब वो नीचे कह रहे हैं नोटिस दैट सच क्लेम इज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर और पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड दे आर नॉट पर्सनली लायबल, हमें पता है भाई पर्सनली लायबल नहीं है। ठीक है, नीचे एग्जांपल ले रहे, मरियम माइनर बाइज मेडिसिन फ्रॉम जैन, जैन से उसने मेडिसिन ली है, जैन कहता है पैसे दो, कहती मेरे पास नहीं है, कहता तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हारी कहती मेरे पास जीरो है, कुछ भी नहीं है, अब पैसे डूब गए बस। ठीक है, ख़त्म। ओके जी, किसी तरह का कोई मसला है तो प्लीज़ पूछना।
ठीक है, सेकंड केस पे आए, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, मज़ेदार केस है। रीइम्बर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, पहले पढ़ें ज़रा फिर समझ आएगी। अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन इज द पेमेंट, इन द पेमेंट लिखो, अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच एन अदर, कोई और बंदा इज़ बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरफॉर पेज इट इज़ इंटाइटल्ड टू बी रीइम्बर्स्ड बाय द अदर। एग्जाम्पल देखें अब, पहले तो उसने तर्जमा हो जाए थोड़ा सा उर्दू, उसने ये कहा है कि भाईजान अगर किसी शख्स ने कानूनी तौर पर किसी के कोई पैसे देने थे और वो नहीं दे रहा, अब एक इंटरेस्टेड पर्सन है, इंटरेस्टेड पर्सन से बोला उसका ज़ाती इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर, कोई ना कोई, हर गली से आता जाता बंदा नहीं, इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी करवाया, इंटरेस्टेड पार्टी इंटरेस्टेड पर्सन होना लाजमी है, वरना अगर कोई और आता जाता बंदा किसी के पैसे पे कर देगा, अगला सबसे पहले क्या कहेगा, क्या कहेगा, वो वही वाली लाइन बोलेगा, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। वो कहेगा भाईजान अब तुम मेरे से पैसे मांग रहे हो, मैं प्रोमिसर बन गया हूँ, ठीक है, मैंने कब कहा था तुम मेरे लिए ये काम करो, मैंने कब कहा था तुम उसको पेमेंट करो, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ये फड्डा था पहले, लेकिन कानून बीच में आ गया हरकत में। कानून ने ये कहा कि भाई अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन कर दे, बेशक अगले के कहे बगैर कर दे, अगले की डिज़ायर पर कंसिडरेशन नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से वैसे ही कर दिया, इंटरेस्टेड पार्टी थी, फिर भी दूसरी पार्टी जिसने कानूनी तौर पे पैसे देने थे वो इसको रीइंबर्स करेगी पैसे। एग्जांपल देखें कॉन्सेप्ट, बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को रद्द किया गया है। जैसे इधर देखें जहाँ पे किसको रद्द किया गया है, हमने कहा था एग्रीमेंट के साथ, माइनर के साथ हर तरह का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, लेकिन कानून ने कहा यार हर एग्रीमेंट ही वॉइड एब इनिशियो कर दिया, वो बेचारे तो भूखे मर जाएंगे, कोई बेसिक नेसेसिटी चाहिए हो सकती है, चलो ये शिक निकाल दो कि भाई कानून कहता है कि मैं कम से कम उसकी प्रॉपर्टी में से जितना निकल सकता है उतना निकलवा के तुम्हें दूंगा अगर तुम बेसिक नेसेसिटी दोगे। यहाँ पर मसला ये हुआ कि अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी जिसकी अपनी ज़ाती दिलचस्पी है वो किसी के बिहाफ पे पेमेंट कर दे, तो कानून कहता है भाई मैं तुम्हें रीइंबर्स करवा के दूंगा। अगर ये शिक ना होती तो अगले बंदे ने कहना था कौन सा भाई मेरे बिहाफ पे, मैंने तुम्हें कौन सा कहा था कि इसको करो, ठीक है, मेरी मर्जी से थोड़ी किया तुमने। तो वो उस चीज़ को रद्द करने के लिए एक चीज़ निकाली ताकि लोग कानून के साथ खेले ना। एग्जाम्पल देखें, मिसाल के तौर पर जी मैंने एक घर लिया रेंट के ऊपर, मैं रेंट पर घर लिया, मैं जैसे ही मैं उधर आया हूँ तो बिजली का बिल आ गया, ठीक है, अब बिजली का बिल आ गया 3 महीने का लगकर और साथ ही एक नोटिस फॉर डिसकनेक्शन आ गया। अब मुझे हुआ वहाँ पे 1 महीना आए हुए, बिजली का बिल लेट से मैंने देखा 5 लाख रुपए है और उन्होंने सारे नोटिस भेज दिया कि भाईजान तीसरा महीना है ये आपका बिल आया है, पिछले 2 बिल आपने पे नहीं किए हुए, तीसरा महीना अगर आप बिल नहीं पे करेंगे तो हम आपका मीटर काट जाएंगे। अब मैं वहाँ पे रेंट पे हूँ, मैं अब देखो असल में पिछले 2 महीनों की जिम्मेदारी किसकी थी, पुराने टेनेंट की थी ना, लेकिन पुराना टेनेंट तो छोड़ गया, अब उसने कोई ना कोई मालिक के साथ सिक्योरिटी वगैरह का हलचल किया ही होगा ना, आपको पता ना सिक्योरिटी रखते हैं ओनर्स जो होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो सिक्योरिटी रखी होती है, जाते हुए साहब सारा लगा लेते हैं यार अच्छा इसने इतने बिल नहीं पे किया फलां वो काट के। इसका मतलब है कि अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ओनर के साथ, लैंडलॉर्ड के साथ। बात ज़रा बड़े गौर से समझ आ गई होगी वैसे अभी से कि आगे क्या होने वाला है। अब हुआ क्या है कि भाई लैंडलॉर्ड के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, अब मीटर काटने वाले आ गए, मैंने लैंडलॉर्ड को कॉल की, मैंने कहा यार 5 लाख रुपया, कहता यार कर देंगे की हो गया, कुछ नहीं होता नहीं काटते। अब मुझे पता है मेरे बीवी बच्चे हैं भाई, मेरे घर वाले हैं, अगर बिजली का मीटर कट गया, मैं इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, मुझे तकलीफ़ होगी, मुझे कोई हफ्ता जलील होना पड़ जाना वापडा का और पैसे आपको पता फिर लगाने पड़ते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार 5 लाख मैं अपनी जेब से पे कर दूँ, मैंने अपनी जेब से पे कर दिया। साथ उसे मैंने कॉल कर दी ऑनर को, मैंने कहा भाईजान लाख रुपया मेरा बिल था इस महीने का, बाकी 4 लाख रुपया पिछले 2 महीनों का था, वो आपने पे करना है। सबसे पहले मुझे उसने क्या कहा, कहता अच्छा मैं प्रोमिसर बन रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी भैया आपने मुझे पे करना है। उसे सारी कहा कि भाई आपको नहीं पता, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मेरे कहने पर आपने करना था, मैंने तो आपको कहा ही नहीं है करने का। फिर मैं उसको आगे से पढ़ाऊंगा, मैं कहूँगा कि भाईजान देयर इज सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव और क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या कहता है कि इफ सर्टन पेमेंट इज मेड बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, जिसने कि बाय लॉ पैसे देने थे, बाय लॉ आपका काम था पैसे देना, आपने नहीं दिया, मैं क्या करता, तकलीफ उठाता। रेंट पे आप मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता रहा कि फटा हुआ है ना यार, मैं हफ्ता पूरा कहाँ पे जलील होता फिर हूँ इतनी गर्मी में, तो मैंने पे किया, मैं इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, ठीक है, तो आपने मुझे देने हैं पैसे, कानून कहता मैं लेकर दूंगा इसकी ऐसी की तैसी। आई गल समझ। दूसरी एग्जाम्पल देखें,
यही सीन हुआ जी, ये सिस्टम हो गया। अब मैं ना बाहर बैठा बिल देख रहा हूँ, कनेक्शन नोटिस, मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम हो गया है, 5 लाख रुपया पे करना, मुझे तो आए हुए अभी 1 महीना हुआ है और मैं ऑनर को कॉल कर रहा हूँ, ऑनर साहब कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल तंग आया हुआ। गली से एक बंदा उठा, उसने कहा क्या हुआ इशफाक साहब, क्या मसला है? मैंने कहा यार ये मसला। कहते यार टेंशन ही ना लो, मैं करता हूँ पे। मैंने कहा यार बिस्मिल्लाह करते हैं पे फिर, ठीक है। देखें मेरा फ़र्ज़ नहीं था पैसे पे करना, मेरा 1 लाख पे करना था, बाकी के पैसे ऑनर का था, ठीक है। मैंने कहा करते हैं फिर, आपकी मर्ज़ी है। उसने कहा मैं करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। चौधरी साहब थे, चौधरी साहब ने पे कर दिए। चौधरी साहब ने अगले दिन ही ऑनर को कॉल कर दिया, यार वो आपका ये मसला हुआ था, मैंने पे कर दिया। देखें हम कितने अच्छे हैं, तो इस बार वोट हमारा ही है, ठीक है। उसने कहा सर वोट आपका ही, पैसे आपके नहीं है, मेहरबानी आपने 5 लाख रुपया पे कर दिया हमारा, या 4 लाख पे कर दिया, तो मैं तो नहीं वापस करूँगा। चौधरी ने कहा है, काउंसलर ने कहा कि भैया ये क्या सीन हुआ, आपने करने हैं, मैंने आपके बिहाफ पे किए हैं, आपको नहीं पता कि मैंने आपकी ज़रूरत पूरी की, अब आप वापस करें, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो आगे से निकले, वो कहेगा यार नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में आता ही नहीं है। क्या आप इंटरेस्टेड पार्टी हैं, मेरे घर का मीटर गिरे, मेरा घर गिरे, आपका क्या इंटरेस्ट है उसके अंदर? गली में आप रहते हैं भाई, क्या मसला है? आप तो पूरी गली वालों के बिल खुद भरते फिरते हैं। उसने कहा नहीं ऐसे तो नहीं है। तो हमने फिर वहाँ पे कहा कि चुदराहट का इतना ही शौक है तो भाई फिर मुफ्त में काम करना सीखें, हम तो आपको नहीं पे करेंगे। कानून कहता है कि भाई आपको कोई ज़रूरत पे करने की नहीं है। क्यों? वाई? बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, वो इसका इंटरेस्टेड पार्टी ही नहीं था। तो आइए गल समझिए, इस तरह की आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं जिसमें ये सिचुएशन हो जाए। एक पेपर में, पास पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एक ये, बल्कि मेरे ख्याल में ये जो नीचे है ना बाबर होल्ड्स लैंड वाला, ये पास पेपर में भी आया हुआ है कि वो देखें ज़रा, बाबर होल्ड्स लैंड इन सिंध, सिंध के अंदर उसकी जगह है, ज़मीन है, ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय आज़म, आज़म ने उसको लीज पे, ठेके पे दी हुई है। द रेवेन्यू पेएबल बाय आज़म टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियाज हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर सेल बाय गवर्नमेंट। उसने भाई को ठेके या उसने को टैक्स वगैरह पे करना था गवर्नमेंट को, वो नहीं पे करता था। आज़म की ज़मीन थी, बाबर ने ठेके पे ली हुई थी, आज़म ने गवर्नमेंट के कोई पैसे पे करने थे, नहीं किए, गवर्नमेंट ने नीलामी के ऊपर लगा दी, भाईजान इसको बेचो। आज़म ने कहा यार अगर ये बिक गई तो मेरा तो ठेका भी खत्म हो ना, मेरी फसल लगी हुई है इसके ऊपर, मैं तो खुद तकलीफ में आ रहा हूँ। आज़म भाग के गया गवर्नमेंट के पास, सर कितने पैसे? उसने कहा 2 लाख रुपया है, वो पे करो। आज़म ने कहा सर ये अभी फ़ौरन लें पैसे, ठीक है। और सार फ़ौरन जाके बाबर ने कहा ठीक है, बाबर ने फ़ौरन पैसे पे किए और फ़ौरन जाके आज़म को, मालिक को कॉल कर दी कि भाईजान वो आपके पैसे थे, गवर्नमेंट ने आपसे लेने थे, वो रोज़ आके वहाँ पे बैठी होती थी गवर्नमेंट में, मैंने पे कर दी हैं, ठीक है, तो आप मुझे पे करें। आज़म ने फ़ौरन सबसे पहले यही कहा कि भाई कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, कि मैंने तो डिज़ायर ही नहीं की थी कि आप ये हरकत करें, मैं बदले में अब क्यों प्रॉमिस अपना परफॉर्म करूं, मैं तो नहीं करूंगा। हमने फिर वहाँ पे बाबर ने दोबारा बात की कि भाईजान क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इंटरेस्टेड पार्टी था, आपने पैसे देने थे, मैंने नहीं देने थे, आपने देने थे, मैंने आपके बिहाफ पे पैसे दिए। वाई? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड पार्टी। कानून ये कहता है कि भाई दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट और क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने मुझे 2 लाख रुपया पे करना है, रीइंबर्स करना है। आगे भाई बात समझ। और अगर यही बाबर साहब इंटरेस्टेड पार्टी ना होते, ठेके पे ना लिया होता, साथ वाली कोई ज़मीन का मालिक होता, उसने कहा यार कोई नहीं मेरा दोस्त है मैं भी कर देता हूँ पे, दोस्ती शो से इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपका अपना कोई नुकसान हो रहा था उस चीज़ के अंदर, फिर आप किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं, वो होगा। एग्जाम्पल 8 देखें, आज़म पेज एरियाज ऑफ रेंट ऑफ बाबर वॉलंटरली टू अवॉइड डिस्प्यूट बिटवीन बाबर एंड हिज लैंडलॉर्ड। देखो अब इस केस में क्या हुआ, एक मालिक मकान है और एक टेनेंट है बाबर उसका, ठीक है, उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, 5-6 महीने हो गए, कर्जा ही वो रेंट ही नहीं पे करे। आज़म एक आया, आज़म ने कहा यार मैं करता हूँ यार, एवं बेचारे लड़ते रहते हैं, ठीक है, मेरा दोस्त है, इसको एवं को सर शर ना फाड़ दे, इसका जेल में ना भेज दे। उसने कहा कि 5 महीनों का किराया लैंडलॉर्ड को भेज दिया और साथ ही बाबर को कहा कि यार वो मैंने ना भेज दिए थे, तुम मुझे दे दो। उसने कहा भाईजान तेनू क्यों दे दूँगा, किस मसले पे? उसने कहा कि भाईजान मैं इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, तो वहाँ पे साबित हुआ वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, उसका क्या ताल्लुक है, उसका क्या नुकसान हो रहा था अगर पैसे नहीं दिए जा रहे थे तो? आइए बात समझ। तो इंटरेस्टेड पार्टी होना लाजमी है। अगली एग्जांपल, बिलाल इंपोर्टेड गुड्स एंड स्टोर्ड इन अनम्स वेयर हाउस विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। बिलाल साहब ने भाई इंपोर्ट की चीज़ें, वहाँ पे कस्टम ड्यूटी आपको पता है पे करनी पड़ती है। हमारे कंट्री के भी कुछ इलाकों में नॉन कस्टम गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी चल रही होती हैं, कुछ इलाकों में तो अलाउड किया हुआ है गवर्नमेंट ने, ठीक है, टूरिज्म के हवाले से, अदरवाइज मोस्टली अगर चल रही हैं तो वो इलीगल होती हैं। अच्छा, अब उसने क्या किया, इंपोर्ट की, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं पेगी, किसी तरह पैसे से लगा के, रिश्वतें लगा के चीज़ें ले आया और वो अनम को है कोई है जी, उनके वेयर हाउस पे स्टोर करवा दी हैं। द कस्टम अथॉरिटीज़ रिकवर्ड कस्टम ड्यूटी फ्रॉम अनम, ठीक है, कस्टम अथॉरिटी आई भाई, उसने छापा मारा, उसने सारे पैसे, उसने कहा भाई कस्टम ड्यूटी दो मुझे। अब अनम ने कस्टम ड्यूटी पे की,
क्या अनम पैसे निकलवा सकती है बिलाल से? बिल्कुल निकलवा सकती है। बिलाल ने उसके वेयर हाउस में चीज़ें रखवाई हुई थी, उसको ज़ाहिर है कोई ना कोई रेंट देता होगा या कोई ना कोई उनका आपस में ट्रांजैक्शन का रिलेशन है। तो अनम एक इंटरेस्टेड पार्टी है, उसने बिलाल की जिम्मेदारी जो कि बिलाल को देने चाहिए थे, बिलाल के बिहाफ पे उसने पैसे वो पे किए हैं कस्टम ड्यूटी के, तो भाई वो पैसे वो निकलवा सकती है। आइए बात समझ, ठीक है। इसमें कोई मसला है तो भाई पूछ लें। देखें बातें सारी की सारी हमारी ना लिंक होके चल रही हैं। हमने बातें की हुई हैं एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन और वॉइड, इसमें देखें कंसिडरेशन वगैरह हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, प्रॉपर ये चीज़ें बन रही हैं, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, इसमें दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हो रहा है। हाँ वो ये है कि प्रॉपर वे में नहीं हुआ, अलग बात है, कानून कहता है भाई मेरी नज़र में ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑन नॉन ग्रेचुइटस एक्ट और गुड्स। ग्रेचुइटस का मतलब होता है, इसमें लिख लें, ग्रेचुइटस का मतलब है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको लिख लें अल्लाह के लिए, अल्लाह वास्ते, ठीक है। अब ये साबित करना तो वकीलों का काम है कि वो अल्लाह वास्ते किया गया था, खुदा की राह में किया गया था या पैसों के लिए किया, वो उनका, लेकिन अगर साबित हो जाए तो फिर ये शिक लगेगी। हम तो बेसिकली लीगल प्रोविजन पढ़ रहे हैं ना भाई। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि अगर एक शख्स दूसरे किसी शख्स को कोई गुड्स दे, कोई चीज़ें दे या उसके लिए कोई काम करे, कोई एक्ट कर ले नॉन ग्रेचुइटसली, मुफ्त में ना करे। नॉन ग्रेचुइटस का मतलब है मुफ्त में ना करे, ग्रेचुइटस का मतलब था मुफ्त में करे, सिर्फ थैंक यू मिल जाए आगे से तो बहुत है, अल्लाह की खुशी के लिए कर लें। लोग खाना खिला देते हैं, आपको पता है, लंगर शंगर खिला देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, सही है, उसके लिए अजर के लिए खिलाते हैं, वो वैलिड है। लेकिन अगर आपका हो कि भाई मेरा मकसद है पैसे लेना आगे से, बेशक एग्री नहीं हुआ और अगले बंदे ने उस चीज़ से बेनिफिट भी ले लिया है, तो उसको कहा जाता है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हुई है आगे से। मिसाल ले लें, वही जो इम्प्लाइड वाले हम अक्सर कहते हैं, शू शाइनर आया, उसने कहा भाई करूं, ठीक है, आपने नहीं उसको कहा था मेरे शू पॉलिश करो, उसने भाई पकड़े शू पॉलिश वगैरह किए हैं अच्छे से, ठीक है, वो पॉलिश हुए हैं, तो बाद में उसने कहा पैसे दो, आपने कहा भाई कौन से पैसे, मैंने तो कहा ही नहीं था तुम्हें करने का। तो उसने क्या कहा कि सर मैंने एक एक्ट किया है, इसका फ़ायदा भी आपको हुआ है, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर लगता है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको देने पड़ेंगे पैसे। बात आई है समझ। दूसरी तरफ अगर फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि वही लंगर वाली बात कर लें हम, या किसी जगह पे दस्तरखान लगा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो खिलाते हैं, अब वो खिलाते ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो बीच में कोई बेईमान सा बंदा आ गया, उसने कहा यार आज जिनको खिलाया उसमें मैं पैसे लूँगा। अब उनको पता है यार फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाता है, ऊपर इतना बड़ा बड़ा करके दस्तरखान लिखा हुआ है, अब वो आया, उसने कहा 500 रुपया निकालो आपको खाना खिलाया, भाई बेनिफिट तो मुझे बिल्कुल हुआ है, लेकिन ये ग्रेचुइटस एक्ट था आपका, आपने जो गुड्स या खाना दिया है वो ग्रेचुइटसली दिया है, आपने दुआओं के लिए दिया है, आपने पैसों के लिए नहीं दिया, आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। कुली यारी, कुली की एग्जांपल आ जाएगी, आप रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं, कुली साहब ने सामान रखा है सर पे और भाग रहे हैं लेकर आपका सामान, आप बड़े मजे से चोरी साहब बन के जा रहे हैं, जैसे उसने सामान रखा उसने कहा भाईजान पैसे भी दो, तो आपने कहा कि मैं तो नहीं करो गया से, सही, आप फिर वहाँ पे वही ढीठ हो गए। प्रोमिसर की डिज़ायर पर कंसिडरेशन, ये याद है मैंने जब आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने कहा था कि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है ये कि इसको आपने अपने पल्ले बांध के रखना है इस चीज़ को, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, यही मसला वो खड़ा करता है ना हर बार। तो भाई हमने फिर उसे कहा कि भाई जब मैं कुल्ली बन के लेके जा रहा था, आप इसे मटक मटक के आ रहे थे, आप चौधरी बन के आ रहे थे कि पता नहीं आपने कितने कुल्ली रख ली है, मैंने 2 बैग इधर पकड़े हुए थे, एक मेरे सर पे था, मैंने कहा अल्लाह वास्ते किया, आपको मेरी यूनिफॉर्म नहीं नज़र आ रही, मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे, तो आपको देने पड़ेंगे पैसे, अगर नहीं देंगे चलो आओ चलिए अदालत, कोर्ट लेकर देगी पैसे, तो आगे समझ, ठीक है। मैं हमें काफ़ी एग्जाम्पल ज़रा पढ़ें। वेयर अ पर्सन लॉफुली डज, उसने कानूनी कोई काम किया, एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुइटसली, मुफ्त में नहीं करना चाह रहा था, ठीक है, मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करना चाह रहा था, एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ, और उसको उससे फ़ायदा भी हुआ, बेनिफिट भी हुआ, द लेटर बाद वाला इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रीस्टोर द थिंग और सो डन और डिलीवर्ड, कहता है कि या तो उसको उसके पैसे देगा या वही वाली चीज़ उसको लेकर देगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। एग्जाम्पल देखें, अवैस अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट अ फॉक्स हाउस बाय मिस्टेक, उसने कहा गलती से वहाँ पर चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। अच्छा ये वाली वैसे एग्जांपल ना हम नीचे ले जाएंगे, पेमेंट और डिलीवरी बाय मिस्टेक के अंदर, इधर रेलेवेंट नहीं है ज़्यादा, इसको छोड़ें। 11 वाली देखें, आजम सेव्स बाबर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर,
आजम ने बाबर की प्रॉपर्टी को आग से बचाया है, ठीक है। आजम इज नॉट इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम बाबर इफ द सर्कमस्टांसेस शो दैट ही इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेचुइटसली। अगर तो ये पता लगा कि उसने अल्लाह वास्ते किया है, अल्लाह की राह में उसने कहा यार उसके बेचारे का घर चल रहा है तो उसने उसको बुझा दिया, फिर उसको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वो बंदे ने ये प्रूव होगी चीज़ कि उसने पैसों के लिए काम किया था तो फिर भैया आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने आग से बचाया, आपको बेनिफिट भी उसका हुआ है। अदरवाइज वो अगर ये शिक ना होती ये वाली तो उसने सिंपल क्या करना था, भाई मेरे डिज़ायर पे तो नहीं तुमने किया, तुम्हें किसने कहा था आग बुझाओ, मैं तो खुद लगाई थी, ठीक है। तो ये मसला होना था। ओके भाई, आगे समझ। नेक्स्ट आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब है गुमशुदा चीज़ का ओनर, जिसको मिल जाए। किसी कोई चीज़ गुम हो गई है, कई बार तो हम खुद बेशर्म हो जाते हैं ना, किसी के पैसे गिरे हैं आप लोग, ठीक है। अब तो वो सिक्कों की वैल्यू कोई नहीं रही, वरना 5 रुपए के सिक्के के ऊपर खड़े रहना, पूरा दिन खड़े रहना है और उसे कहना गुम हो गया, बाहर में जाते हुए उठा लेना है। तो यहाँ पे बात है, अगर किसी की कोई भी चीज़ गुम हो जाए और जिसको मिल गई है, कानून ये कहता है कि भाई मिलने वाले का और जो उसका ट्रू ओनर था उन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। भले ही वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, लेकिन भाई मैंने कानूनी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। क्यों बनाया है, इसकी लॉजिक पीछे ये है कि इस तरह फिर लोगों की चीज़ें गुम होती रहती हैं, आपको पता भी लगता है कि सामने वाला ओनर है, आपने चीज़ देनी नहीं थी उसको, वही ऊपर खड़े होना था, 2 नंबरियाँ करनी थी। कानून ने इस तरह कह दिया कि भाईजान किसी की चीज़ है ना वो आपकी मलकियत किसी सूरत नहीं बन सकती जब तक आप उसको प्रॉपरली मतलब कि ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफ़र ना करवाओ। किसी की चीज़ चाहे आप चोरी कर लो फिर भी आपकी नहीं है, किसी की चीज़ अगर गुमशुदा मिल गई है फिर भी आपकी नहीं है भाई। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स पढ़े ज़रा, उसने कहा जी अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, किसी और की थी, एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, अपनी कस्टडी में रख लेता है। किसी का मोबाइल गिरा भाई उठा के अपनी जेब में डाल दिया, ठीक है, चोरी नहीं किया। यहाँ पे हम साफ साफ बातें कर रहे हैं कि वाकई गिर गया, किसी का गुमशुदा है, हमें नहीं पता किसका, हमने उठा के अपनी कस्टडी में ले लिया। इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बेली की तरह होगी। अब बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये शायद पहले भी कभी हल्का सा डिस्कस हुआ है। पहले ना आपके सिलेबस में होता रहा बेलमेंट का कॉन्सेप्ट। बेलमेंट होती क्या है, बेलमेंट में एक पार्टी जो चीज़ें दे रही है वो बेलर है, जिसको मिल रही है बेली है। जिस तरह ऑफर करवाने वाला ऑफरर है, दूसरा ऑफरी है। तो भाई बेलर क्या होता है, बेलर क्या करता है कि अगले बंदे को कुछ चीज़ें पकड़ाता है, इसकी कस्टडी रखो, इसको हिफाजत में रखो, मैं आपको इसके पैसे दूंगा। आप लोगों ने वो देखा होगा कोल्ड स्टोरेज का, पता है ना, थोड़ा बहुत आइडिया गांव वालों को ज़्यादा होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आलू का सीज़न आता है तो आप वो फसल होती है उसको कोल्ड स्टोरेज में रखवा देते हैं। अब वो जो कोल्ड स्टोरेज वाला मालिक नहीं बन गया उस चीज़ का, वो उसका कस्टोडियन है, उसकी हिफाजत करता है। आप बेलर हैं, आपने उसको दिया है, आप असल ओनर हैं। बेली क्या है, वो कोल्ड स्टोरेज का ओनर, उसने सिर्फ उसकी कस्टडी रखनी है और उसको पैसे मिलने हैं उसे, ठीक है। यहाँ पर कानून ये कह रहा है, इतना ही बस आपको पता होना ज़रूरी है बेली का। कानून ये कह रहा है कि भाईजान अगर किसी की चीज़ें गुम हो गई हैं और किसी बंदे ने उठा ली हैं तो जो उठाने वाला बेली बन गया ऑटोमेटिकली। ये यही समझा रहेगा कि जिसकी जो असल ओनर है उसने खुद इसको चीज़ पकड़ाई है इसकी कस्टडी के लिए कि भाई इसको चीज़ को संभाल के रखो, ठीक है। मतलब है कि अपनी नहीं होगी, संभाल के रखना है। आगे ही इज़ बाउंड, मतलब कि ये जो बेली है जिसको मिल गई है फाइंडर, ही इज़ बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस टेक ऑफ हिज ओन गुड्स। उसने उस चीज़ का इतना ख्याल रखना है जितना आप अपनी चीज़ों का रखते हो, ठीक है। उसको भाई उसकी अब देखो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसे पता भी नहीं है, इसलिए ज़मीन पर गिरी हुई चीज़ को ना उठाओ, वो आपके पल्ले पड़ जाएगी, पेटे पड़ जाएगी आपके, ठीक है, उसको ना उठाएं। वो कहता है अगर आपने उठा ली है तो भाईजान आपने उसका इतना ख्याल रखना है जितना आप अपनी चीज़ का रखते हैं। सेकंड, ही मस्ट ऑल्सो टेक रीजनेबल स्टेप्स टू ट्रेस इट्स ऑनर, पूरी कोशिश करनी है ऑनर ढूंढने की। मसाजिद में ऐलान करवाएं, सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है ना चीज़ किस तरह की है, जिस तरह की चीज़ है उस हिसाब से फिर आपने पूरी अपनी कोशिश करनी है ऑनर को ढूंढने की, वरना जब तक ऑनर नहीं ढूंढ पाते, इफ़ ही डज नॉट ही विल बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल कन्वर्जन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये समझा जाएगा उसने इलीगली चीज़ अपने नाम पे कन्वर्ट कर ली है, अपने ट्रांसफ़र में ले ली है, अपने पोजेशन में ले ली है। पूरी कोशिश करनी है वरना फंस जाओगे, ठीक है। नहीं, अनटिल द ट्रू ऑनर इज फाउंड,
ही हैज़ राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड्स। ये भी बात है भाई, अब उसका राइट है, वो चीज़ें उसी के पास रहेंगी जब तक असल ओनर नहीं मिलता। जैसे ही असल ओनर मिला है चीज़ें देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ मिल गई है, कोई और बंदा कहता है, पुलिस वाले ने कहा कि यार लाओ मुझे दे दो चीज़, मैं नहीं 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 भाई, मैं कहूँगा भाई कौन पुलिस वाला, सेक्शन 151 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ो आप, उसमें आगे आपको पता लगेगा कि मेरा और असल ओनर जो है उसका बेलर और बेली का एक ताल्लुक बन चुका है। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं तो आपके पास ढूंढने के लिए आया था थाने, मैं तो रिपोर्ट करवाने आया था कि बंदा ढूंढना है, और आप कह रहे हैं मुझे दे दो। नहीं नहीं नहीं, मेरा पूरा राइट है, इसको मैं अपनी पोजीशन में रखूँगा। मुझे तो पता है आपको दे दी, तो आपने तो खाया नहीं है, तो भाई मेरा पास अब राइट है उसको पोजेस करने का, फाइंडर के पास। अब फाइंडर ऑफ गुड्स में सेल, उसको बेच भी सकता है दो सिचुएशंस में। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन के फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कब उस चीज़ को बेच सकता है, दो सिचुएशन में बेच सकता है। व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, भाई वो ख़राब हो जाती हैं। मिसाल तौर पे कोई फ्रूट्स के गिरे हुए मिल गए, अब जाहिर है फ्रूट्स को ढूंढने लग जाए आप, ऑनर उसका कौन है, तो वो तो मिलना ही नहीं है, तब तक वैसे फ्रूट्स ख़राब हो जाना है। वो कहते हैं यार इसको बेचो, इसको ठीक है, इसको बेचो। और व्हेन द लॉफुल चार्जेस फॉर द फाइंडिंग द ट्रू ऑनर अमाउंट टू 2/3 और मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, या दूसरे नंबर पे असल ओनर को ढूंढने में जो खर्चा आ गया है वो चीज़ की असल वैल्यू का 2/3 हो गया भाई, कहना बेच दे यार इन्होंने, ठीक है, अब इसको बेच दो। फॉर एग्जाम्पल एक घड़ी गिरी हुई मिली मार्केट में, मैं गया, मैं क्या कितने की, उसने कहा 1 लाख रुपए की। अब मैं ऑनर को ढूंढ रहा हूँ, अखबारों में इश्तिहार छाप रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा, 70,000 रुपया खर्चा हो गया, अभी तक नहीं मिला, ठीक है। तो कानून ने कहा हुआ है कि भाई अगर 2/3 जितना खर्चा हो जाए असल बंदा ढूंढने तक, तो आपको क्या करना है, 30% के लिए उसको ज़रूर देना है, क्योंकि जब आपको ट्रू ओनर मिलेगा, आप उसने उसको घड़ी देनी है, उसने आपको असल पैसे देने हैं, आपके वो पैसे आपको देने का पाबंद है, आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है। हमने क्या कहा, बेलर और बेली का, तो भाई बेली ने अगर चीज़ों की हिफाजत करनी है तो बेलर ने पैसे भी तो देने हैं। तो आप उसे कहोगे यार 70,000 रुपया मेरा लग चुका है, इसको ढूंढने में 70,000 निकालो, तो वो कानून कहता है कि यार अब उसने 30,000 के लिए क्या उसको वापस आना है, तो दफ़ा करो, फिर उसको बेचो चीज़ को, ठीक है जी भाई। आइए समझ, फाइंड ऑफ लॉस्ट गुड्स का अगर कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कर लें तो वो ये है कि अगर आपको किसी की गुमशुदा चीज़ मिल गई है, आप बन गए फाइंडर, आपका और उसके असल ट्रू ओनर का, असल मालिक का एक ताल्लुक आपस में हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, बेलर और बेली का, बेलमेंट का ताल्लुक, वो बेलर है, आप बेली हैं, आप कस्टडी कर रहे हैं चीज़ों की, आपने चीज़ की उतनी ही हिफाजत करनी जैसे आपकी अपनी चीज़ है। आप उस चीज़ को सेल नहीं कर सकते सिवाय 2 कंडीशंस के, अगर तो पेरिशेबल नेचर की है फिर सेल कर दें, या असल ओनर ढूंढने में आपने पूरी कोशिश की है, करनी है आपने कोशिश, और कोशिश करने में 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स लग गया है खर्चा, अब उसको वो कानून कहता है बेचते हैं भाई, खा लें पैसे, कोई मसला नहीं है। अदर देन दैट आपने संभाल के चीज़ रखनी है, पोजेशन का राइट है आपके पास, कोई भी शख्स दुनिया का आपसे आके चीज़ नहीं कह सकता सिवाय असल ओनर के, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, अदील फाउंड अ डायमंड रिंग एट वेडिंग रिसेप्शन ऑफ बिलाल, ठीक है, उसको डायमंड रिंग मिली। अदील टोल्ड बिलाल एंड अदर गेस्ट अबाउट इट विद एन इंटेंशन टू फाइंड द ट्रू ओनर, उसने भाई सबको बताया कि यार इसका ये गुम गई है, किसकी है, ऐलान करवा दिया, सारा कुछ हो रहा है। जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता वो उसके बाद पूरा राइट है, वो उसको रखेगा अपने पास, एज अ बेली रखेगा, ठीक है। अगर बिलाल उसे कहे कि यार हाँ चलो मेरी शादी ना दो, मेरे रिश्तेदारी में करो, नहीं 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 कर सकता। और एक एग्जाम्पल पेपर में, पास पेपर भी एक आया हुआ है, क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जी एक रेस्टोरेंट के अंदर कोई रिंग इस तरह गिर गई, ठीक है, वेटर को मिली है, वेटर मैनेजर के पास लेकर चला गया, उसने कहा कि सर इस तरह, मैनेजर ने कहा मुझे दे दो, तो क्या ये वैलिड है? नहीं वैलिड। मिली किसको है? वेटर को मिली है, वेटर इज़ द बेली, सही है, वेटर कस्टोडियन है, अनटिल और अनलेस द ट्रू ओनर इज़ फाउंड, जब तक कि ट्रू ओनर नहीं मिल जाता बेली साहब अपने पास रखेंगे उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके जी, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट और डिलीवरी बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, अगर कोर्जन करके किसी से कोई डिलीवरी वगैरह ले ली है, वो चीज़ें ले ली हैं या पैसे ले लिए हैं, तो वो भी पैसे वापस करने का पाबंद है। और अगर बाय मिस्टेक आपको कोई गुड्स या डिलीवरी हो जाए चीज़ों की, तो वो भी आपने पेमेंट हो वो भी वापस करनी है, गुड्स की डिलीवरी हो चीज़ें भी वापस करनी है। एग्जाम्पल देखें, अनम एंड बिलाल जॉइंटली ओवर ₹100 टू साइमा, दोनों ने इकट्ठे, ये भी वैसे हल्का सा उन्होंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसलिए छेड़ा क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं, सही है, चैप्टर 6-7 में ये बात होगी हुई है, तो इसको देख लेते हैं। ये है जॉइंट प्रॉमिस का कि दोनों ने इकट्ठे पैसे लिए, दोनों ने इकट्ठे ही वापस करने थे, इतनी आपको समझ आ गई है, मतलब है कि दोनों में से एक बंदा वापस कर सकता था, जॉइंटली ऑन था। अब क्या है, अनम अलोन्स पे दी अमाउंट टू साइमा, देखो अनम और बिलाल ने जॉइंटली इकट्ठे 100 रुपया लिया था, ठीक है, तो इसका मतलब अगर उनमें से एक भी पे कर दे तो हो गया ना पूरा।
अनम ने अलग से पे कर दी, बाद में बिलाल ने भी आके पे कर दिया, तो भाई बिलाल साहब ने गलती से पे कर दी हैं, अब उसको आपने वापस करना है, ये नहीं कि 100 दे के 200 आप लेके बैठ जाएं, ठीक है जी। देन अ रेलवे कंपनी रिफ्यूजेस टू डिलीवर अप सर्टन गुड्स टू द कंसाइनी, कंसाइनमेंट का भी कॉन्सेप्ट पता होगा, कंसाइनमेंट कहते हैं चीज़ें जब भिजवाई जाती हैं ना किसी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, पार्सल कोरियर या आमतौर पर रेलवे के थ्रू भिजवाई जाती हैं, उस प्रोसेस को कंसाइनमेंट कहते हैं, बेचने वाला कंसाइनर और जिसको भिजवाई जा रही है वो कंसाइनी, ठीक है। अच्छा आप ज़रा समझें, अ रेलवे कंपनी रिफ्यूजेस टू डिलीवर अप सर्टन गुड्स टू द कंसाइनी, इसका मतलब रेलवे के थ्रू कोई चीज़ें भिजवाई जा रही थी, एक्सेप्ट अपॉन द पेमेंट ऑफ एन अनड्यू चार्ज फॉर कैरेज। रेलवे कंपनी जब कंसाइनी के पास पहुंचा, उन्होंने कहा भाई तुम्हें तब तक हम डिलीवर नहीं करेंगे जब तक तुम इतने फलां रिश्वत नहीं देते, पैसे नहीं देते। अब उस बेचारे ने ऑब्वियसली कॉर्जन है ना, ये भी ज़बरदस्ती आप इलीगल काम कर रहे हो, रिश्वत लेकर उसका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो उसने क्या किया, उसने पैसे दे दिए, अगले दिन ही वो अदालत में चला गया कि भाईजान इसने मेरे से 50,000 रुपया रिश्वत ली है, ये कह रहा था मैं तब तक आपको चीज़ें डिलीवर नहीं करूँगा। अदालत कहेगी चल काका, कंपनी को कहेगी, रेलवे कंपनी को या उसके मुलाजिम को कि पैसे वापस करो, ओके। चलें, बाकी प्रैक्टिस इसकी इंशाल्लाह कल कर लेंगे। 5 केसेस थे, ज़रा दोबारा हल्का सा रिकैप क्विकली कर लेते हैं। 5 तरह केसेस है, कानून कहता है कि इनका बेशक ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह करके नहीं हुआ, प्रॉपर वे में नहीं हुआ, या कई बार तो वैसे वॉइड होता है ये वाला एग्रीमेंट, लेकिन 5 सिचुएशन ऐसी हैं, मैं समझता हूँ कि इन सिचुएशंस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट की तमाम जो है रिक्वायरमेंट्स वो लगनी चाहिए। सबसे पहले आ गया सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन और टू देयर डिपेंडेंट। अगर आप माइनर को कोई बेसिक नेसेसिटीज देते हो या अनसाउंड माइंड पर्सन को बेसिक नेसेसिटीज देते हो या इनके डिपेंडेंट किसी को बेसिक नेसेसिटीज देते हो, तो देने वाले के पास पूरा राइट है कि वो इनकी स्टेट या इनकी प्रॉपर्टी में से पैसे निकलवा सकता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्टेट या प्रॉपर्टी में से पर्सनली लायबल नहीं उनको ठहरा सकता, केस करके उनका घर वगैरह, घर तो खैर उनका है नहीं माइनर वगैरह का, लेकिन अगर हो भी तो उसको रिकवर नहीं करवा सकता, उसकी जो प्रॉपर्टी मतलब उसके बाद जो कैश वगैरह है स्टेट है उसी में से ले सकता है पैसे। दूसरे नंबर पे पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी, ये केस भाई क्या था, अगर एक शख्स है वो इंटरेस्टेड है एक चीज़ के अंदर, लेकिन उसने पैसे नहीं देने थे किसी को, किसी और बंदे ने कोई पैसे देने थे कानूनी तौर पर जो बनते थे उसके देने, लेकिन इंटरेस्टेड पार्टी को लगा कि यार अगर ये पैसे ना दिए गए तो मुझे नुकसान पहुंच जाना है, उसने वो पैसे किसी थर्ड पार्टी को पे कर दिए ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। अब वो जो अनदर पर्सन था उससे रीइंबर्स करवाने का हक रखता है, लेकिन इंटरेस्टेड होना उसका लाजमी है। हर आता जाता बंदा अगर किसी और के बिहाफ पे पेमेंट करेगा वो नहीं निकलवा सकता। देन बेनिफिटिंग फ्रॉम नॉन ग्रेचुइटस एक्ट और गुड्स, ठीक है, अगर कोई आपको मुफ्त में कोई गुड्स या एक्ट आपके बिहाफ पे करते आपके साथ कर ले तो फिर तो वो आपसे पैसे नहीं ले सकता, उसने मुफ्त में किया। लेकिन अगर किसी ने आपके लिए कोई काम किया या आपको कोई गुड्स वगैरह डिलीवर किए नॉन ग्रेचुइटसली, मतलब है कि वो आपसे पैसे लेना चाह रहा था, तो भाईजान बेशक पहले उसने नहीं भी कहा, अब क्योंकि आपने बेनिफिट ले लिया उस चीज़ से, या तो उसकी चीज़ें वापस कर दें या आप उसको पेमेंट करें उसकी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मुफ्त में आजकल कौन काम करता है। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, अगर आपको किसी की गुमशुदा चीज़ें मिल जाएं तो आपका और उस बंदे का बेलर और बेली का ताल्लुक हो गया, आप बेली बन चुके हैं, आप कस्टोडियन है उन गुड्स के, वो बेलर है, ठीक है। जब आप उसको गुड्स वापस करेंगे वो आपको आपका खर्चा पे करेगा जो भी हुआ है, ठीक है। तो आपने भाई उस चीज़ का ख्याल रखना है, इसी तरह रखना है जिस तरह आप अपनी चीज़ का ख्याल रखते हैं। ऑनर को ढूंढने की मुकम्मल कोशिश करनी है, जब तक ऑनर नहीं मिलता आप अपनी पोजेशन में चीज़ रखेंगे। और 2 सिचुएशन में आप चीज़ को सेल भी कर सकते हैं, या तो पेरिशेबल नेचर की चीज़ें हो, या आपका क्या हो कि बंदा असल ढूंढने में आपने टोटल वैल्यू का 2/3 खर्च कर दिया, फिर भी कानून कहता है अब पीछे 1/3 के लिए क्या बचना है, चलो भाई इसको भी यूज़ करो, बेचो, ठीक है। लास्ट क्या था, पेमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक और कोरिजन या मिस्टेक के थ्रू अगर आपके पास कोई पैसे आ गए हैं या गुड्स डिलीवर हो गई हैं तो आपका हक बनता है कि वो चीज़ें वापस करें या पैसे उसके भरें, ठीक है जी। तो ये था जी आपका क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। इंशाल्लाह फिर कल इसकी प्रैक्टिस करते हैं, मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।